वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका क्लाइंट बेस बहुत ज़बरदस्त है। पर क्या सिर्फ क्लाइंट बेस ज़बरदस्त रहने से स्टॉक अच्छा है या हम इस स्टॉक को ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं। क्लाइंट बेस अच्छा रहने से ये एक पॉजिटिव फैक्टर डेफिनेटली होता है कंपनी का कि इसका क्लाइंट बेस ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं बिफोर बाइंग। तो आज हम इस वीडियो में जो है ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको क्लाइंट बेस दिखाना चाहूँगी कि कितना ज़बरदस्त क्लाइंट बेस है इस कंपनी का। आप देख सकते हैं एमआरएफ इस कंपनी का क्लाइंट बेस में आता है, अपोलो आता है, सीआरटीए आता है, उसके अलावा टीवीसी टायर्स भी आता है, उसके अलावा हुंडई भी हमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां भी हमें इस कंपनी के क्लाइंट बेस में देखने को मिलती है। अब इनका क्लाइंट बेस देखकर आपको ये तो समझ गया होगा कि ये टायर इंडस्ट्री से जो है कनेक्टेड ये स्टॉक देखने को मिलता है। पर ये स्टॉक एग्जैक्टली करता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है ये कंपनी का फोकस्ड हमें देखने को मिलता है रिसाइकलिंग एंड ऑफ लाइफ टायर्स, यानी जो टायर्स की जो एंड हो चुका है लाइफ का वो टायर को ये रिसाइकल करते हैं। और वो रिसाइकल करते क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर फिर उसको रीसेल करते हैं। अब उसमें वो कौन से प्रोडक्ट जो है बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, क्रम्प रबर मॉडिफायर, ट्यूबमैन। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी बनाते हैं। अब ये प्रोडक्ट यूज़ कहाँ होते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन में ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी कंस्ट्रक्शन जो है टायर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी बिलोंग करती है, क्योंकि ये कंपनी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो आपको ये तो समझ गया होगा कंपनी एग्जैक्ट करती क्या है। चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 1571 करोड़ का, यानी एकदम स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है ये वैसे तो स्टैब्लिश 1977 से है, लेकिन लिस्टेड ये बीएसई पे हमें 17 मार्च 2025 को देखने को मिली है। सॉरी 17 मार्च नहीं, 17 अप्रैल 2025 को देखने को मिली है, और वो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट लिस्टिंग होता हुआ देखने को हमें इसका मिला था। फिर भी एक बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है तो ख़राब है, लेकिन रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है छोटी स्मॉल कैप कंपनीज़ में। आपको ये पता ही होगा कि हर कंपनी पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे ग्रोथ के साथ बड़ी होती है, और हमें यही देखना है कि कंपनी में पोटेंशियल है ग्रोथ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है 1571 करोड़ का, स्टॉक पी 31 का है, जबकि ROCE 28 का देखने को मिल रहा है और ROE 32 का देखने को मिल रहा है, विच इज़ गुड। डिविडेंड यील्ड जो है 0.54% का है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम कंपनी पे डेप की बात करें तो 135 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.76% है, डेप काफ़ी कम डेफिनेटली यहाँ पे है। करंट असेट कंपनी के पास 148 करोड़ के जो कंपेयर करें अगर डेप से तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री भी 63.2 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से अभी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अगर 7 ईयर्स की देखेंगे लास्ट तो 26% के आसपास देखने को मिली थी, जबकि अगर हम इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 29 का ये यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है इसमें 52% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 25% का, स्टील सेगमेंट में 13% और कंज्यूमर सेगमेंट में 10% का जो है रेवेन्यू जनरेट कंपनी करती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो 6 प्लांट्स देखने को मिलते हैं, पानीपत, मथुरा, हल्दिया
और इसके अलावा वाडा, इंडिया, ओमन जैसे सिटीज़ में भी देखने को मिलते हैं। और जो है इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि 4 ऑफ दिस प्लांट्स आर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नियर द पोर्ट्स। जो 4 प्लांट्स है ये स्ट्रैटेजिकली पोर्ट के नियर लोकेटेड किए गए हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो करंटली 2 लाख MT की कैपेसिटी है, जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग में हमें देखने को मिलती है एनुअली। 2 लाख MT की जो कैपेसिटी है वो, और इनको एक्सपांड कितनी करनी है तो 2027 तक ये 2,50,000 MT की कैपेसिटी को जो है एक्सपांड करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकली प्रेजेंस की भी बात करें अगर, तो डोमेस्टिक हमें पैन इंडिया में देखने को तो मिल ही नहीं है इंडस्ट्री। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर देखो तो एक्सपोर्ट्स करती है UAE में, सऊदी अरेबिया में, श्रीलंका में, GCC में एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये जो है एक्सपोर्ट करते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसका एक ग्रोथ प्लान की बात करें तो ग्रोथ प्लान जो है कंपनी का ये 900 करोड़ बाय 2027 का टारगेट लेके चल रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें ये कंपनी में बढ़िया रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स हमें यहाँ पे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। नंबर इन करोड़ में है, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी होने की वजह से नंबर छोटे छोटे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट के बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 295 करोड़, देन 363 करोड़ एंड देन मार्च 2025 में 505 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, कंपनी ग्रोथ करेगी तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर यहीं पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं माइनस में नेट प्रॉफिट चल रहा था कंपनी का 2018, 19, 20, 21 तक की बात की जाए तब भी। 2022 से जो है ये कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था, जो कि प्लस में और ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट जो है 15-16 में देती थी कंपनी, उसके बाद उसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था एंड देन 2021 से कंसिस्टेंसी से कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये हमें 71% का देखने को मिलता है, विच इज़ गुड। FIS का होल्डिंग 0.57% है, DIS 1% के आसपास देखने को मिलते हैं और पब्लिक 26% के आसपास देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ओके देखने को मिल रहा है, नो डाउट एट ऑल। अब ये स्टॉक है कौन सा, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टीना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। अब टीना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इसका लिस्टिंग ही हमें 17 अप्रैल 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम जो है अगर इसका मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो भी 10% माइनस है, क्योंकि 1000 रुपये के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था, 1100 के आसपास, और उसके बाद से जो स्टॉक है 10% डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि 919 पे फिलहाल हमें लिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ड्रॉप गया था लिस्ट होते ही, फिर थोड़ा सा पिकअप लिया स्टॉक ने, सस्टेन करके फिर से अभी हमें ड्रॉप होता हुआ ही देखने को मिला है। लिस्टिंग प्राइस से जो है हम बोल सकते हैं 10% की गिरावट में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो क्या ये गिरावट के चलते स्टॉक अच्छा है या नहीं है, ये डिसीजन हमें लेना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक के बाकी फैक्टर्स को हम एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का फंडामेंटल्स हमने देखे, विच इज़ ग्रोइंग, कंसिस्टेंसी से ग्रो कर रहे हैं। जो उनका क्लाइंट बेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अभी फ़िलहाल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव फैक्टर्स है कंपनी के वो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम एक ओवरऑल पॉजिटिव फैक्टर देख ले फंडामेंटल्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है और
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से सेल्स में ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 66.3 CAGR का लास्ट 5 ईयर्स का देखने को मिल रहा है। हमें जो डाटा दिख रहा है वो गूगल पर अभी लिस्टिंग के बाद का, यानी 17 अप्रैल 2025 का देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप डाटा देखें तो करीबन 66.3% के CAGR का ग्रोथ हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 3 साल में 31.5% का देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है। अगर एक एवरेजली बात करें तो 18.4% तक का जो है डिविडेंड पे आउट कंपनी दे रही है। कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब खुद प्रॉफिट में हो, क्योंकि यही कंपनी 17, 18, 19 तक 20 तक भी डिविडेंड नहीं दे रही थी, क्योंकि माइनस में चल रही थी, और 21 से अभी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे कंपनी कर रही है। अभी हमने पॉजिटिव बात की, पर क्या निगेटिव फैक्टर्स भी कंपनी की तरफ से कुछ हो सकते हैं? तो जी हाँ, हो सकते हैं। अभी ये स्मॉल कैप टाइप की छोटी सी 1000 करोड़ की ही कंपनी है, तो इसमें जो डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा, ये 50% तक भी आ सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि हर कंपनी छोटी से ही बड़ी बनी है। कंसिस्टेंसी से अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है या रहेगा तो डेफिनेटली कंपनी जो है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं आगे जाकर एक अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन किसी भी कंपनी में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमेशा सोच समझ के और स्टेडीली इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है अच्छे रिटर्न्स बना के देने के साथ साथ जब अगर मार्केट करेक्शन के साथ करेक्शन में आएगी तो 50% तक का भी करेक्शन एक टाइम में दिखा सकती है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्टेबल है। लेकिन अभी खुद जो लिस्टिंग प्राइस था 1000 रुपीज़ के आसपास का कंपनी का, उस हिसाब से तो कंपनी अभी से 10% की गिरावट में देखने को मिल रही है। आगे आगे और करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप इस कंपनी की स्टॉक्स को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी बाइंग और सेलिंग एडवाइस हियर. So I hope this information is informative for you. Thanks for watching.